असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रिपरेशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि एक सीरीज स्टार्ट की हुई है 2025 एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए। फिजिक्स के लेक्चर्स आप लोगों को वन शॉट डिलीवर किए जाते हैं। आज का हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हम कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे और इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जितने भी तमाम ईयर्स के अंदर इस चैप्टर में से पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज आए हैं उनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट देता हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं एटम है, एटम के अंदर हमें पता है ढेर सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको आप ऑर्बिट्स भी कहते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं इसका ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर आगे आप लोगों को सेकंड ऑर्बिट भी नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर के अंदर आएगा तो वो फोटोन ऑफ लाइट को इमिट करेगा। अब उस फोटोन ऑफ लाइट की एनर्जी हमें पता है एच एफ होती है, और फ्रीक्वेंसी को फर्दर हम सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो मतलब जब भी हमारे पास ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन की हायर से लोअर की तरफ, तो एनर्जी का फोटोन इमिट होगा और उसके पास एक वेवलेंथ होगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, हायर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर हमें फोटोन ऑफ एनर्जी इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो हायर शेल के अंदर जाएगा। तो दोनों केसेस में आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल से लोअर शेल में आते हैं तो फिर ज़ाहिर है हमारे पास ज़्यादा फोटोन्स ऑफ एनर्जी इमिट होंगे और उन तमाम की वेवलेंथ होगी, और हम कहेंगे कि अब हमारे पास फोटोन की इंटेंसिटीज बढ़ गई है। तो ये मेरा बेटा बेसिकली यही हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसके अंदर हम वेवलेंथ को और इंटेंसिटीज, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली रेडिएशंस हैं, ये जो फोटोन्स इमिट हो रहे हैं या एब्जॉर्ब हो रही हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन, इसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर में आएगा तब भी फोटोन ऑफ लाइट इमिट करेगा, उस पर पास एक वेवलेंथ होगी। और अगर ज़्यादा ट्रांजिशन हो रही है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर शेल में आ रहे हैं, तो ज़्यादा हमारे पास फोटोन्स ऑफ लाइट इमिट होंगे, तो इसका मतलब उनकी इंटेंसिटीज़ क्या होंगी, ज़्यादा, और इसी चीज़ को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है फ्रीक्वेंसीज का या वेवलेंथ का। जिस तरह आप लोगों ने रेनबो देखी होगी तो उसके अंदर बेसिकली 7 कलर्स होते हैं, जितने कलर्स उतनी डिफरेंट वेवलेंथ, तो ये 7 वेवलेंथ, इनका कॉम्बिनेशन बेसिकली डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जैसे मैंने आपको बताया कि हायर एनर्जी स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो फोटोन ऑफ लाइट इमिट करेगा। ठीक हो गया डियर्स, उसी चीज को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि हर फोटोन ऑफ लाइट की अलग से वेवलेंथ होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की हमारे पास ये दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि लो एनर्जी लेवल से न्यूक्लियस के करीब जो पहला शेल होता है इसकी एनर्जी लो होती है, तो इधर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर हायर वाले में जाएगा तो कैसे जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो उस वक्त हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। और इमिशन स्पेक्ट्रम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर की तरफ जंप करेगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेगा, उसको हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यही डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर से हमने इमिशन स्पेक्ट्रम को ही स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस इमिशन स्पेक्ट्रम की टाइप्स बता देता हूं। एक हमारे पास लाइन या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है डियर स्टूडेंट। इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज या डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो लाइटर एटम्स होते हैं ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होंगी, तो उनका हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक हो गया। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम इस चैप्टर में बात करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो आप लोगों का लेटेस्ट एमडी कैट 2025 के हवाले से सिलेबस है वो बेसिकली यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के हवाले से, जिसमें लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज आ जाएंगे। यहाँ हम बोर के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। आगे डियर स्टूडेंट, बैंड स्पेक्ट्रम में से भी एमसीक्यूज आता है कि बैंड स्पेक्ट्रम किन की वजह से होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स की इमिशन की वजह से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है इसको बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये पास्ट पेपर्स में आया हुआ भी है, इसको भी मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह मेरा बेटा हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ये
ये किसकी वजह से होता है, ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन होती हैं, और इसी तरह जो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज होती हैं उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको इमिशन स्पेक्ट्रम की टाइप्स बता रहा था, जिसमें लाइन स्पेक्ट्रम आ जाता है, बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर इमिशन की वजह से आ जाता है, और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो कि हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन या एक्सरेज कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की वजह से होता है। तो अभी जो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है, जो सारे में शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा वो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम के रिलेटेड होंगे, और इसको आप लोगों ने बड़ा केयरफुली देखना है। डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे कि अब आपको नाम से ही पता है कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी उसमें से जो हमें जो डिफरेंट फोटोन्स मिलेंगे उनकी वेवलेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे, और ये वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूलाज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक हमारे पास राइटबर्ग फार्मूला और एक दूसरा हमारे पास पोस्टुलेट बोहर के पोस्टुलेट्स की बेस पे भी है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम का मेरा बेटा जो फार्मूला है, जो वो इमिशंस होती हैं उनकी वेवलेंथ निकालने के लिए उसको रिडबर्ग फार्मूला कहते हैं, और ये आप लोगों ने इसको याद रखना है। पी से मुराद लोअर एनर्जी लेवल होगा और एन से मुराद हायर एनर्जी लेवल होगा, इसको आप याद रखें। अब डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, जिनको हम शेल भी कहते हैं या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमारे पास शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, ये बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करते। अब जैसे मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल देता हूं, उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मगर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना डियर, जो एनर्जी लेवल्स आप इनको कहना है, वो इनफाइनाइट होते हैं किसी भी एटम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है ना, तो ये हमारे पास पहला शेल आ गया, ये दूसरा शेल आ गया, तो ये इनफाइनाइट होती है, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। अब बेशक हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही है, मगर जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे ना, ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा, ये हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। तो एक चीज आपने ये याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है ना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से 6 में चला गया, अब जैसे यहाँ पे पहले शेल में इलेक्ट्रॉन था ना, तो ये आगे 6 वाले में चला गया, ये 4 वाले शेल हो गया, इसी तरह ये 5 वाला हो गया, इसके ऊपर 6 वाला होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इधर से इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की और ये 6 वाले शेल में इधर चला गया। तो मेरा बेटा जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है ना, तो ये स्टेप्स में आता है, यानी पहले 6 से 5 में आएगा, फिर 5 से 4 में आएगा, फिर 4 से 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। अब जाहिर है जब 6 से 5 में आएगा तो एक फोटोन इमिट करेगा, फिर 5 से 4 में आएगा लोअर एनर्जी शेल में, फिर फोटोन ऑफ एनर्जी इमिट करेगा, फिर 4 से 3 में आएगा, फिर फोटोन इमिट करेगा। तो इस तरह करके हमारे पास एक पूरा हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो यही चीज मैंने इधर लिखी हुई है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल से 6 में चला गया, तो वो जो वापस आएगा वो डायरेक्टली नहीं फर्स्ट में आ जाएगा, बल्कि वो किस तरह आएगा, पार्ट्स में आएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये वही वाला स्टेप लिखा हुआ है। तो इस वजह से हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, वो क्रिएट होती हैं। हर जो एक स्टेप होता है उसमें, जिस तरह 6 से 5 में आ रहा है तो एक स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है, उसकी एक अपनी वेवलेंथ है। फिर जब 5 से 4 में आ रहा है एक स्पेक्ट्रल लाइन बन रही है। तो इन तमाम वेवलेंथ्स को जब हम इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो इसको आप लोगों ने नोट रखना है। अब ये रिडबर्ग का फार्मूला मैंने आप लोगों को वेवलेंथ की कैलकुलेशन का बताया। पी से मुराद लोअर एनर्जी शेल है और एन से मुराद हायर एनर्जी शेल है। रिडबर्ग की वैल्यू बेटा याद रखनी है आप लोगों ने, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, इस तरह याद रख लें, और उसका यूनिट भी याद रखें डियर स्टूडेंट पर मीटर। और ये बेसिकली ई नॉट ओवर एच सी की इक्वल होता है, इसको भी आप नोट रख सकते हैं, ई नॉट ओवर एच सी। और ई नॉट की वैल्यू हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसको जाउल में भी आपने कन्वर्ट करके याद रखना है। 1.6 10 की पावर -19 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जाउल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिडबर्ग की वैल्यू भी, अब ये फार्मूला बड़ा यूज होगा, और ये वो जो इमिशंस, जो वो फोटोन्स इमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग का फार्मूला हम यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो रिडबर्ग का फार्मूला ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर होता है, जैसे आप देख सकते हैं एन भी क्वांटम नंबर है, हायर एनर्जी शेल वाला इधर रखेंगे और पी लोअर एनर्जी शेल वाला इधर रखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है 6 से लेके 5 में वो जंप करता है। अब हायर कौन सा है, 6, तो एन की जगह पे 6 रखेंगे, और लोअर एनर्जी शेल वाला कौन सा है, 5, तो पी की जगह पे 5 रखेंगे। ठीक है, तो रिडबर्ग फार्मूला इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर होता है, और इसके साथ ही एक बोहर पोस्टुलेट्स भी है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट होता है तो ये बेसिकली जो बोहर का पोस्टुलेट्स है ये भी हमारे पास वेवलेंथ ही कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। वो जो फोटोन्स इमिट हो रहे हैं ना उनकी वेवलेंथ, उन रेडिएशंस की, तो ये बस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है। ये एन शेल की एनर्जी, ये पी शेल की एनर्जी, तो इनका डिफरेंस एच एफ की इक्वल होगा, और एफ को फर्दर हम सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वी होता था ना एफ लैम्डा। अब ये जितनी भी इमिशंस हो रही होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, इसलिए मैं वी की जगह पे सी भी लिख सकता हूँ, ये सी इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से एफ आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा, तो मैंने एफ की जगह सी अपॉन लैम्डा लिख दिया।
तो ये दोनों फार्मूलाज जैसे मैंने आपको बताया था कि वेव लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा मेरे बेटा, अब आगे अगर आप लोग देखते हैं ना, आगे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम्स की, अब ये मैं आप लोगों के सामने एक टेबल बनाऊंगा तो उससे आपको ना सही क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर शेल से अगर वन के अंदर जंप करता है, वन शेल में वापस आता है, तो उस वक्त जो लाइट के फोटोन्स एमिट हो रहे हैं वो उनका क्या नाम है, ठीक है, वो किस रीजन में लाई करते हैं। अगर हायर शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है तो फिर वो जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं उसके रिलेटेड, तो ये अब ना एक टेबल के थ्रू आप लोगों ने याद रखना है। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सीरीज लिखी है, आगे मैं रीजन लिखूंगा, और रिडबर्ग फार्मूला में वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा था कि एक पी होता है हमारे पास, एक एन होता है, तो वो मैं आपको अब बताता जाऊंगा। एक बेटा हमारे पास होती है लाइमन सीरीज, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, और ये किस वक्त होगी, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, जैसे अब हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हायर शेल में चला गया है, अगर वो हायर शेल फॉर एग्जांपल सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ, फिफ्थ या अप टू इन्फिनिटी, इन जिसमें भी है, अगर वो फर्स्ट शेल में वापस आएगा ना तो उस वक्त वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो अल्ट्रा वायलेट होंगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेंगी, और उनको हम नाम देते हैं कि ये लाइमन सीरीज है, ठीक है। और इनकी वेवलेंथ इस फार्मूला से निकलेगी, ये मेरे बेटा आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे पी की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, क्योंकि वो किस शेल में वापस आ रहा है, पी 1 है। अब ऊपर जो हायर शेल होंगे, दूसरे से आ रहा है या तीसरे से आ रहा है, वो जो भी होंगे वो इधर एन की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के लिए पी याद रखना है 1, और ये किस रीजन में लाई करती है, अल्ट्रा वायलेट। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, ये अब देख सकते हैं ना, मैंने हाइड्रोजन के शेल्स बनाए हुए हैं, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड, इसी तरह चलते जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड में आता है, सेकंड में, तो उस वक्त वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो विजिबल रीजन में लाई करेंगी, और उस सीरीज को हम नाम देते हैं कि ये बाल्मर सीरीज है। कब, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड शेल में आए, तो वो किस में होगा, विजिबल में। अब इसके लिए आप पी की वैल्यू याद रखते हो 2, ये हमारे पास 2 पी की कोई दूसरी सीरीज है तो पी की वैल्यू 2 होगी, और ये आ किस शेल में है, बाल्मर में, वो सेकंड शेल में आते हैं, इसलिए पी हमारे पास 2 है। अब इसके बाद एन की वैल्यू अगर वो 3 से आ रहा है तो एन की जगह 3 लिख दें, 4 से वापस आया तो 4 लिख दें। इसी तरह मेरे बेटा आगे हमारे पास पास्चन सीरीज होती है, ये किस वक्त होगी, जब हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हायर शेल से तीसरे शेल में आएगा, ठीक है। तीसरे शेल में जब आए तब वो जो रेडिएशन एमिट करेगा उसको हम कहेंगे कि ये पास्चन सीरीज है, और ये इंफ्रारेड में लाई करती है, और उसके लिए पी की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन किस शेल में आया है, 3 में, और एन इससे ऊपर ही होगा, 4 से आ रहा है या 5 से आ रहा है, जिस शेल से भी आ रहा है उसकी जगह पे एन लिख देंगे। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वो वापस 4 शेल में आता है तो उस वक्त जो सीरीज हमारे पास होगी उसको ब्रैकेट सीरीज कहते हैं, और वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, और चूंकि 4 शेल में आ रहा है तो पी की वैल्यू 4 होगी, और एन हमारे पास डेफिनेटली इससे हायर होगा। और इसी तरह अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वापस आता है 5वें शेल में, हायर एनर्जी लेवल से 5वें में वापस आता है, इस 5 वाले में, तो उस वक्त वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो हमारे पास पी फंड सीरीज होंगी, और ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगे, और इनकी एनर्जी सबसे लो होगी। ये मैं आगे चल के आपको बताता भी हूँ। अब चूंकि वो 5वें शेल में वापस आ रहा है तो पी की वैल्यू 5, और एन डेफिनेटली अगर 6 से वापस आया है 5वें में तो एन की जगह 6 लिख देंगे, 7 से है तो 7 लिख देंगे। अब इन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ इन रेडिएशंस की कैसे निकालनी है, ये मैं आपको प्रॉपर मेथड भी बताता हूँ, और इसका मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब आप लोग इन सीरीज के नेम याद करें पहले, जैसे एल से मुराद लाइमन, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एल बी पी, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं होता, बीपी, तो इस तरह याद रख लें, एल बी पी बी पी, इस पैटर्न पे आप याद रखें ताकि आपको ना आगे इनका पैटर्न याद होना चाहिए। ये देखना, अब आप लोगों ने डॉक्टर भी बनना है, ब्लड प्रेशर का भी आपको पता होना चाहिए, एल बी पी, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एल बी पी। ये अब आप लोग याद रखें, एल से मुराद लाइमन, बी से मुराद बाल्मर, ये पी पास्चन है, ये बी बी ब्रैकेट वाला, और एंड वाला पी फंड सीरीज। एल लाइमन के लिए पी की वैल्यू कितनी है, 1, बाल्मर के लिए पी की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि बाल्मर दूसरे नंबर पे आ रहा था, इसमें हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आता है। और इसी तरह हमारे पास पास्चन की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आता था, इसके लिए पी की वैल्यू कितनी है, 4, और इसके लिए पी की वैल्यू कितनी है, 5, और एन की वैल्यू डेफिनेटली पी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका थोड़ा सा पैटर्न याद रखना है। अब बेटा याद रखो, अब देखो ना, अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट वाले में आ रहा है, ठीक है, जितनी दूर से वो वापस आएगा नीचे उतनी ज़्यादा वो एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। अब हमें पता है एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लेस, क्योंकि अगर आप फोटोन के केस में देखो
ना, तो उसकी एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन E इक्वल टू एच एफ होता है। एफ की जगह मैं सी अपॉन लैम्डा लिखूंगा, तो यहां से आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हायर एनर्जी लेवल से वापस आ रहा है ना नीचे, तो वो ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी तो ज्यादा होगी मगर वेवलेंथ क्या होगी, कम। अब अगर आप लोगों ने मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, प्रीवियस टेबल में देखो ना, इधर आप लोगों ने मिनिमम वेवलेंथ भी निकालनी थी और मैक्सिमम भी। तो पहले मैं आपको मिनिमम वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट देख रहा हूं। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ऊपर वाले जो शेल्स हैं, आखिरी शेल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से अगर वो फर्स्ट वाले शेल में आता है, तो फिर उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए मेरा बेटा आप लोगों ने एन की जगह इन्फिनिटी पुट करना है। एन को याद रखें कि ये हायर एनर्जी लेवल है। अब एन इन्फिनिटी का मतलब है कि सबसे आखिरी शेल, उससे अगर इलेक्ट्रॉन वापस पहले शेल में आता है, तो उस वक्त उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी जो वो इमिट करेगा, और वेवलेंथ उस रेडिएशन की क्या होगी, मिनिमम। तो मिनिमम रेडिएशन निकालने के लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं बाल्मर सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ निकालें, तो आप रिडबर्ग फार्मूला लिखें, यही था हमारे पास। अब बाल्मर को आप नोट करें, बाल्मर बाय एल, मैंने आपको क्या बताया था, ये पैटर्न याद रखें, एल बी पी पी, और आगे भी क्या लिख देना है, बी पी। ठीक है, ये आप लोग लिखें। अब ये एल से क्या मुराद है, लाइमन। तो लाइमन के लिए पी की वैल्यू कितनी होती है, 1, और दूसरे नंबर पे बाल्मर आ रहा है, बाल्मर के लिए पी की वैल्यू 2। तो ये आप देख रहे हैं बाल्मर के लिए पी की वैल्यू 2 और एन की जगह इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ रहा है, तो उस वक्त जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो बाल्मर में लाई करेंगी, क्योंकि सेकंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो वो बाल्मर में लाई करती है, और इसके लिए वेवलेंथ मिनिमम होगी। अब मेरे बेटा आप लोग इसको सॉल्व कर लें, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 ओवर 2 का स्क्वायर 4, आर एच की नीचे आ जाएगा, और 1 ओवर लैम्डा आर एच ओवर 4 की इक्वल है, तो लैम्डा सिंपल क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, आर एच बाई 4 को आप 4 बाई आर एच के मुराद है रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 1 10 की पावर 7 होती है। अब 4 को 1 से डिवाइड करें वो तो 4 ही रहेगा, और 10 की पावर 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -7, और पर मीटर, तो ये आ गया। अब इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट भी बताता हूँ, पास एमडी कैट प्रिपरेशन की तरफ से आप शॉर्टकट याद रखें। जब भी आप लोगों ने मिनिमम वेवलेंथ निकालनी हो, तो बजाय इसके कि आप ये 3 4 स्टेप्स करें, आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखें। जिस सीरीज की वो आपसे कह रहे हैं ना कि मिनिमम वेवलेंथ निकालो भाई, उसका बस पी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये बाल्मर सीरीज है ना, तो आप लिखें एल बी पी बी पी, एल लाइमन बी बाल्मर, तो ये किस नंबर पर है, दूसरे पे, पी की वैल्यू 2, क्योंकि इसके हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आएगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू 2 इधर पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, और नीचे रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, 4 ओवर 1 करेंगे 4 ही आएगा, 10 की पावर 7 ऊपर जाकर, तो ये देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। तो मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए पी स्क्वायर ओवर 4, पी स्क्वायर ओवर रिडबर्ग कांस्टेंट, ये याद रखें। अच्छा, उसी तरह अब अगर मैं आपको कहता हूं कि इफ वी इंक्रीज एन, अगर हम एन बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर एन इन्फिनिटी कर देंगे तो वो नीचे आते हुए ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा और वेवलेंथ उतनी डिक्रीज होगी। तो मिनिमम वेवलेंथ जब भी निकालनी है, एन की जगह इन्फिनिटी पुट करें और रिडबर्ग फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लें, या फिर जो मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया इससे आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी। अच्छा बेटा, अब अगर हमारे पास आगे आप एक कॉन्सेप्ट समझें, आप इससे पहले अब ये समझे, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट शेल है और इसके ऊपर ही कौन सा शेल है, सेकंड, तो जब इधर सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो फिर इसकी एनर्जी लेस होगी। अगर तो ये ऊपर हायर शेल से नीचे आ रहा होता ना फर्स्ट में, फिर इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी थी। मगर अभी ये जो आप फर्ज करें ये दूसरा शेल है, तो इसके ऊपर तीसरा है, तो इधर से जब इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा तो ये लेस एनर्जी रिलीज करेगा, मगर लैम्डा मैक्सिमम होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी और वेवलेंथ, ये देखें एनर्जी और वेवलेंथ का क्या इनवर्स रिलेशन, एनर्जी लेस होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मेरा बेटा निकालने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी उस सीरीज की पी की वैल्यू है, एन उससे एक ज्यादा, फॉर एग्जांपल पी की वैल्यू 1 है, तो ऊपर इसके एन कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, दो कंजेक्टिव शेल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो लेना है आपने लैम्डा मैक्सिमम के लिए, क्योंकि एनर्जी कम रिलीज होगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ बाल्मर सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ निकालें, तो मेरा बेटा अब एक तो वही तरीकाकार है, रिडबर्ग फार्मूला आप लोग अप्लाई करें। अब उसके लिए बाल्मर सीरीज आपको पता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एल बी पी और आगे फिर क्या आ जाएगा, बी पी। तो यहाँ से आप बाल्मर देखें दूसरे नंबर पे आता है, इसके लिए पी की वैल्यू 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में आएगा, पी की जगह 2, और एन उससे एक ज्यादा, एन उससे क्या होगा, एक ज्यादा। जब भी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, पी की जो भी वैल्यू है, एन उसमें एक ऐड करके लिखें, पी 2 है तो एक ऐड कर दें तो एन 3 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ का, जो भी आंसर है एंड पे रेसिप्रोकल कर लें, या फिर ये वाले शॉर्टकट यूज कर लें आप, एन पी स्क्वायर ओवर रिडबर्ग कांस्टेंट एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एन मैंने आपको बताया पी में एक ऐड करके लिखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एन 3 है और पी हमारे पास 2 है, 3 2 6 6 का स्क्वायर करेंगे 36, नीचे रिडबर्ग
वर्क कांस्टेंट एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको सॉल्व करके निकाल लें या इस तरह निकाल लें, वो आपकी मर्जी। और मिनिमम वेवलेंथ का भी मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, ये वाला, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं बनेगा। अब आगे ये मैंने आपको बता दिया था कि लैम्डा डिक्रीज होता है एन बढ़ाने से, कि जैसे जैसे आप एन बढ़ाएंगे लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा। मिनिमम वेवलेंथ के लिए एन इन्फिनिटी पुट करना होता है, ये रिडवर्क का फार्मूला है। थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, पी फंड सीरीज के लिए लैम्डा मैक्सिमम निकालते हैं। तो उसके लिए अब आप देखो ना, अगर आप इस तरह भी लिखते हो जो मैंने आपको बताया था, एल बी पी और आगे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पी। तो यहाँ से अब आप देखें ये लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट और ये एंड पे है पी फंड। इसमें इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल में आता है हर शेल से, तो हमारे पास पी कितना हो जाएगा, 5, और एन उससे एक ज्यादा होता है। जब भी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है ना, तो जो भी पी की वैल्यू उसमें एक बढ़ा के आपने एन लिखना है। ठीक है, तो एन हमारे पास 6 हो जाएगा। अब मैक्सिमम वेवलेंथ का फार्मूला लिखेंगे जो रिडबर्ग फार्मूला है। ठीक है, पी की जगह पे 5, एन की जगह पे 6, इसको सॉल्व करें। ये 1/25 6 का स्क्वायर 1/36 एलसीएम लेके सॉल्व करें मेरा बेटा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। और 1/लैम्डा मैक्सिमम अगर ये था तो सिंपल लैम्डा मैक्सिमम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो 9/11 आर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये आगे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोगों ने देखना है, इसको भी ना आप लोगों ने अच्छे तरीके से चेक करना है कि आप लोगों के पास एमडी कैट के अंदर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है किसी भी सीरीज की वो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो पूछता है। किसी भी सीरीज की वो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम की वेवलेंथ की रेशियो पूछता है, तो इसको आप लोगों ने ना आप अच्छे तरीके से बेटा देखना है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो किसी भी सीरीज की निकालनी हो तो उसका क्या तरीका कार है। एक तो वही तरीका कार है कि आप रिडबर्ग फार्मूला लगाएं, यानी ऊपर आप मिनिमम वेवलेंथ रखें, नीचे आप मैक्सिमम वेवलेंथ रखें, तो वो रिडबर्ग फार्मूला था ना वो लगाएं। ऊपर मिनिमम क्यों रखिए, क्योंकि ये लैम्डा मैक्सिमम ऊपर चला जाएगा तो वो मैक्सिमम ओवर मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो आ जाएगी। या फिर आप लोग पास का शॉर्ट ट्रिक याद रखें, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो निकालनी है तो बेटा ये फार्मूला याद रखें, एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पी मुझे आपको मैंने बताया था कि पी की जो भी वैल्यू होगी उससे बढ़ा के एक एन, जैसे फॉर एग्जांपल पी 3 है तो आप लोगों ने एन की वैल्यू 4 पुट करनी है। अब हमारे पास पास्टन सीरीज के लिए पूछा जा रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो, तो अब आप लिखो पास्टन, जैसे मैंने आपको बताया था क्या लिख लेना है, एल बी पी और आगे फिर क्या आ जाएगा, बी पी। तो यहां से अब आप देख सकते हो कि पास्टन किस, लाइमन बाल्मर पास्टन तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो पी की वैल्यू 3 और एन उसमें एक बढ़ा दो 4। तो अब इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दें आप। ठीक है, एन की जगह पे 4 और पी की जगह पे 3। ठीक है, 4 स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे तो 16/7 आएगा। तो इस तरह से आपने मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियोज को मेरा बेटा निकाल लेना है। अच्छा, उसके बाद जैसे अब वो कह रहा है लाइमन सीरीज के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो निकाले, तो लाइमन सीरीज के लिए भी बेटा वही जो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि लाइमन के लिए पी की वैल्यू क्या होती है, वो हमें पता है 1, तो एन उससे एक ज्यादा हो जाएगा, एन हमारे पास p+1 यानी 2 हो जाएगा। अब बस आप लोगों ने इस फार्मूला में वैल्यूज प्लग इन करनी है। ठीक है, ये देखे मैंने वैल्यूज प्लग इन की और इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया। आई होप अब आप लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो किसी भी सीरीज की निकालनी पड़े तो आप लोग इस शॉर्टकट से इजिली निकाल सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि इस चैप्टर में मैं मैक्सिमम आपको शॉर्टकट बताऊं ताकि आपकी बिल्कुल क्लियर आपको होता जाए। अच्छा, अब एक होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपने कैसे निकालनी, ये अब एमडी कैट में पूछता है, या नंबर ऑफ ट्रांजिशन। तो इसका बेटा शॉर्टकट ये होता है n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये अब आपने याद रखना। अगेन वही n2 हायर एनर्जी शेल होगा, n1 लोअर एनर्जी शेल होगा। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल से दूसरे में जंप करता है वापस और रेडिएशन एमिट करता है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी। अब वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम कैसे निकालेंगे, वो ज्यादा भी कह सकता है 1000 से एक इलेक्ट्रॉन 1000 वाले शेल में था और वो थर्ड वाले में आ रहा है, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी या कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस होंगी। तो उनके लिए ये शॉर्टकट याद रखें। अब अगर मैं ये शॉर्टकट वाले ये वाले इस पे लगाता हूं तो अब आप देखते हैं n2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, n2 5 है मेरे पास और n1 मेरे पास कितना है 2, तो n2 - n1 5 - 2 करूंगा तो 3 आ जाएगा। अगेन n2 - n1 वो तो 3 होगा और उसके अंदर एक ऐड कर दें तो 4। ठीक है, 3 × 4 12, 12 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 6 हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। ठीक है बेटा, ये अब आप लोगों ने याद रखना। अब इसी के साथ एक और शॉर्टकट है,
अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर शेल से फर्स्ट वाले शेल में आ जाए, यानी n1 हमारे पास कितना हो जाए 1, तो उस वक्त नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फार्मूला ये होगा n इंटू n-1/2। ज्यादातर आपको अगर वो मेंशन नहीं कर रहा, वो सिंपल आपको कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन सिक्स शेल में है तो उसकी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस क्या होंगी, तो इसका मतलब उसने सिक्स शेल से वापस वन में ही आना है, तो आपने नीचे वाले फार्मूला यूज करना है। हाँ, अगर वो मेंशन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल में, पांचवें से तीसरे में आ रहा है या चौथे में आ रहा है, तो फिर आप ये लगाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन वापस फर्स्ट शेल में आ रहा है या वो मेंशन नहीं कर रहा किस में आ रहा है, तब भी वो फर्स्ट में ही आ रहा है, तो आप लोगों ने ये लगाना है फिर n इंटू n-1/2। तो मेरे बेटा अब आप लोगों ने ना इनके अंदर डिफरेंस नोट रखने हैं और आप लोगों ने ना इसको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे अब ये देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अगर मैं निकालता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब मतलब ये कि आप किसी भी शेल की आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको मतलब कोई भी शेल अगर कहता हूँ उससे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं कहता हूँ सातवें शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सातवें कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बनेंगी जब वो वापस फर्स्ट में आएगा, तो इधर सेवन एन हमारे पास अब क्या है, जिस शेल में वो होगा एन की जगह पे सेवन, आगे 7 - 1 करेंगे, 6/2 करेंगे तो 21 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगी। तो ये मेरा बेटा अब आप लोगों ने ना बड़ा केयरफुली इसको समझना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोर एटॉमिक मॉडल, और इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है। बेसिकली जो बोर रदर बोर्ड का ड्रॉबैक्स था ना, एक तो फर्स्ट पोस्टुलेट उसी के रिलेटेड है कि हमारे पास एटम के अंदर डिस्क्रीट और स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी रिलीज करता है ना इमिट करता है, ठीक है। ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स के रिलेटेड था। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा इसका पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा इन टर्म्स ऑफ फोटोन ओनली। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन एन हायर शेल से पी लोअर शेल में आएगा तो वो फोटोन इमिट करेगा, तो वो जो एनर्जी का डिफरेंस है बेसिकली वो एच एफ के इक्वल है, ठीक है। और एफ की जगह हम सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड करता है सेकंड पोस्टुलेट बोर्स का एटॉमिक मॉडल का, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी का डिफरेंस हायर से लोअर में आएगा तो वो रिलीज करेगा एनर्जी। अच्छा, उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट है इलेक्ट्रॉन की एटम की, उसके बाद वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। तो अब बेटा आप लोगों ने ना एक मैंने आपको बताया था एनर्जी के रिलेटेड, मैं आपको अभी भी बताता हूँ। फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। सेकंड में जो आगे अगले शेल में चला जाएगा तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ ना मैं अभी आपको समझाता भी हूँ, इसको ना आप लोगों ने ज़रा बड़ा केयरफुली समझना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट इसमें देखें ना कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, उससे ऊपर वाले शेल में जाता है, तो वहां पर इसकी एनर्जी है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ज़ाहिर है ये माइनस में छोटी है, जितनी माइनस में छोटी होती है हमारे पास टर्म वो उतनी बड़ी होती है, तो ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर है इस -13.6 से। अब ज़ाहिर है अब जब ये इधर ऊपर वाली स्टेट से वापस इधर आएगा, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी रिलीज करेगा। तो वो वाली एनर्जी जो रिलीज होगी वो बेसिकली इन दोनों एनर्जी शेल के डिफरेंस की इक्वल होगी। यहाँ पे इसकी एन शेल, फॉर एग्जांपल हम इसको एन शेल कह लेते हैं, यहाँ पे इसकी एनर्जी ई एन है, और इसको हम पी कह लेते हैं, पी शेल जो कि लोअर एनर्जी स्टेट है, तो इसको हम ई पी कह लेते हैं। तो इन दोनों के एनर्जी का जो डिफरेंस है वो एच एफ की इक्वल है। अब यहाँ पे बेटा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, ई एन हमारे पास हायर एनर्जी लेवल पे कितनी थी -3.4, और इधर लोअर पे कितनी थी -13.6। अब ये दरमियान में भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल है एच एफ के। अब एफ हमने निकालना है, लेट्स सपोज हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखें 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब मेरे बेटे ये प्लस हो जाएंगे, तो इनका आंसर है 10.2। अब बच्चे यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जब भी आप लोगों को वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे के फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि जो प्लांक्स कांस्टेंट है ये आपको जूल सेकंड वाले यूनिट में इसकी वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। तो अब ये जो 10.2 है इसको आप लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लेना है, जूल में, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको 1.6 10⁻⁻19 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये जो 1.6 है इसको आपने 6.63 से कट कर लेना है। तो 1.6 को अब आप लोगों ने देखना है कि अगर हम 1.6 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, तो 1.6 बेटा बेसिकली 4 टाइम्स 6.6 होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये कट के 4 हो जाएगा, बाकी आप 10 की पावर्स को डील कर लेंगे। 10 की पावर -19 है और ये ऊपर वाली -34 इसमें जाके प्लस होगी, तो आगे आप देख सकते हैं 10 की पावर +15 बचेगा। और साथ ये 10.2 का आप सिंपल 10 कंसिडर करें, 10 को 4 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2.5 आएगा, और साथ 10 की पावर 15 हर्ट। तो इसमें आप लोगों ने याद ये सिर्फ रखना है, जो मैंने ये सारी आपके साथ उम्मीद बांधी है कि आप लोगों को जब दो
दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस गिवन हो, आपसे वो फ्रीक्वेंसी पूछे या वेवलेंथ पूछे, तो आप लोगों ने देखना है कि अगर एनर्जी दोनों शेल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो उसको जाउल में कन्वर्ट कर लेना है, उसको 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके जाउल में लाजमी कन्वर्ट करना है। यहाँ से अब अगर आप लोगों से वो वेवलेंथ पूछता है तो एफ को रिप्लेस कर दें सी अपॉन लैम्डा से, लैम्डा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारी वैल्यू सी से नीचे जाके डिवाइड कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को फुल क्लियर हो गया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये बोर्ड का थर्ड पोस्टुलेट है कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होता है किसी भी डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हुए, वो NH/2 की इक्वल होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो एन की जगह 2 पुट कर दें। तीसरे ऑर्बिट में देखना है एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का तो एन की जगह 3 पुट कर दें। और बेटा ये H/2 को हम H बार भी कहते हैं, इसकी जगह H बार भी, और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, वो आप लोगों ने नोट करके देख लेनी है। ठीक है मेरा बेटा, अब यहाँ से आप लोगों ने इसको नोट रखना है। तो आगे अब आप लोगों के साथ कुछ शॉर्टकट कुछ फार्मूलाज मैं बताने लगा हूँ। अब जैसे nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अगर हमने रेडियस निकालना हो तो उसका ये फार्मूला है n²h²/4π²m/e²। और यहाँ पे n² को छोड़ के बाकी ये सारे कांस्टेंट है, और इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज प्लग इन करें तो ये हमारे पास R1 यानी कि 0.5, इसको वैसे तो 0.53 A0 होता है, आप इसको 0.5 कैलकुलेशन के लिए कह लें। ठीक है, तो हमारे पास जो nth ऑर्बिट का रेडियस होता है वो इक्वल होता है n² × 0.5। अब मैं अगर पहले ऑर्बिट की बात करता हूं तो n की जगह 1 पुट कर दें तो पहले हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का रेडियस 0.5 A0 होगा। दूसरे की बात करता हूं तो n की जगह 2 पुट कर दें, 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने नोट रखना है। ठीक है, ये मैंने इधर लिख भी दिया है। अच्छा, इसी तरह एन शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी निकालनी होती है बेटा, उसका भी ये फार्मूला आप लोगों ने नोट करना है, -2πk²me⁴/n²h²। ये आप लोग नोट रखें। अब अगेन उसी तरह n² को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है तो उनकी जब हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो उसको हम E0 कहते हैं। ठीक है, और E0 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये आप लोगों ने ये वाला फार्मूला याद रखना है। nth ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो वो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये अब आप लोगों ने नोट रखना है, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का ये वाला फार्मूला है। अच्छा, इसी तरह अब हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उस तरह हमारे पास एनर्जी भी बढ़ेगी। ये नहीं आपने कहना कि ई का और एन का इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना, तो इसलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं एनर्जी लेस नेगेटिव होती है, मतलब इंक्रीज होती जाती है। अब जैसे ना ये कुछ की मैं आपको लिख कर देता भी हूँ, ये आप नोट रखें, ये एमसीक्यूज में आता है। पहले शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ना, फर्स्ट शेल में मेरा बेटा, एन की जगह 1 पुट करेंगे तो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इसी तरह जब ऊपर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जाएगा, दूसरे वाले शेल में जाएगा, तो उस वक्त उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन की जगह 2 पुट करें, 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इसी तरह तीसरे शेल में अगर आप लोगों ने देखना है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है तो एन की जगह 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, तो 13.6 को 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप चेक करते हैं, हमने तीसरे शेल के अंदर एनर्जी निकालनी है कि तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन एन की जगह पे आप 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, -13.6 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स के पास ये एनर्जी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे शेल के लिए आप लोगों को क्या कम करना होना है, एन की जगह पे 4 पुट करें, 4 का 16, 13.6 को 16 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स चौथे शेल में -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट शेल से जैसे जैसे आप ऊपर अपर शेल में जा रहे हैं तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में जितनी कम होती है उतनी ज्यादा होती है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ई एन और यानी एन शेल में एनर्जी का और n² का डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि नेगेटिव है ना तो ऊपर जाते हुए लेस नेगेटिव हो जाएगी, जब जीरो होगी तो उसका मतलब वो मैक्सिमम है एनर्जी इसकी। अच्छा, इसी तरह अब nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का फार्मूला भी आप लोगों ने नोट रखना है, और इसमें n को छोड़ के बाकी सारे जो हैं ये v1 के इक्वल हैं, तो v1/n यानी कि वेलोसिटी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की उसका n के साथ इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, और v1 की वैल्यू आप याद रखने 2.2 10⁶ और नीचे n।
इसी तरह डियर स्टूडेंट, हाँ ये अब आप लोगों को मैंने बता दिया, इसको नोट रखें आप। और किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का। इसको भी आप नोट रखें, ये वाला रिलेशन। आगे मेरा बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एन शेल में, उसका फार्मूला है -ke²/r n। ये याद रखें। और काइनेटिक एनर्जी एन शेल में, उसका भी फार्मूला याद रखें, ke²/2r n। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डबल है काइनेटिक एनर्जी का, और टोटल एनर्जी भी हमारे पास डियर स्टूडेंट -ke²/2r n। ये आप लोगों ने नोट रखना है। अब इसमें आप याद रखें, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम है, सिर्फ साइन नेगेटिव है टोटल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का डबल है, ये याद रखें। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें याद रखें ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, इसलिए टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, नेगेटिव। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि nth ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है। किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर टोटल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स -e है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल हो जाएगी। -e है तो उसका डबल कर दे, -2e। और काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी जितनी टोटल एनर्जी है, मगर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, -e का e कर देंगे। ये अभी ऊपर मैं आपको पीछे इनके प्रीवियस फार्मूलाज में भी समझा के आया हूँ, इधर आप देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डबल है काइनेटिक का भी और टोटल का भी। जब डबल से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 से कट जाएगा तो पोटेंशियल आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में, और टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, मगर इनके साइन आपस में अपोजिट हैं। तो यही चीज मैंने इधर लिखी है कि अगर टोटल एनर्जी -e है तो पोटेंशियल उसका डबल हो जाएगी, -2e। और काइनेटिक उतनी ही होगी मगर प्लस में होगी जितनी टोटल एनर्जी है। ठीक है, -e है तो काइनेटिक एनर्जी +e हो जाएगी। तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ टोटल एनर्जी मेरे पास -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसका सिंपल डबल कर दें। 0.8 का डबल करें 1.6, साथ नेगेटिव तो वैसे ही रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी जितनी भी टोटल है उसका बस पॉजिटिव उसको कर दें, तो ये काइनेटिक एनर्जी। तो ये शॉर्टकट आपने याद रखना है। फिर उसके बाद बेटा याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की जो रेशियो है वो 2 होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है। दोनों नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो इनकी रेशियो 2:1 होती है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की बेटा रेशियो रेशियो -1 आएगी, क्योंकि अगर टोटल एनर्जी -1 है तो काइनेटिक एनर्जी +1 हो जाएगी। इसका ये पॉजिटिव में होती है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, इक्वल होती है, तो ये आपस में कट के -1 आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन लेना है, पोटेंशियल एनर्जी अब आप याद रखें काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है। काइनेटिक एनर्जी अगर 1 है तो पोटेंशियल एनर्जी इसका डबल यानी 2 होगी, और उसके साथ नेगेटिव साइन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में। तो ये इनकी रेशियोज भी याद रखें। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देने लगा हूं। आपको पता है ना कि जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, न्यूक्लियस है, आगे हमारे पास फर्स्ट शेल आ जाता है, फिर हमारे पास सेकंड शेल आ जाता है, फिर हमारे पास थर्ड शेल आ जाता है। तो जैसे जैसे हम मूविंग अवे शेल से अवे जाते जाते हैं, मूविंग अपवर्ड यानी आगे हायर शेल्स में जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं, रेडियस भी इंक्रीज होता है, और जो रेडियस का डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें n² आता है। इसी तरह एनर्जी भी ऊपर जाते हुए हर शेल्स में इंक्रीज होती है, एनर्जी का डिफरेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, ये अब आप लोगों ने नोट रखने हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर हायर शेल्स में जाते हुए आप लोगों की डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी के फार्मूला के नीचे आपने देखा था n आता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपका मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो मोमेंटम भी डिक्रीज हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है, और टोटल एनर्जी किसी एक ऑर्बिट में कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी, जैसे मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूंगा ना, तो इसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो ये आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इस पैटर्न को आप अच्छे तरीके से नोट करें। ये जो मैंने पैटर्न लिखा है ये अब आपको पता होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, इसमें से अब एमसीक्यूज आगे आएंगे। तो अब जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमडी कैट पास्ट पेपर एमसीक्यूज एटॉमिक स्पेक्ट्रा में से जितने भी आए हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इसको समझना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में से मैं तकरीबन तमाम ईयर्स के आप लोगों को बताऊंगा, मगर उससे पहले आप लोगों को फार्मूलाज रिकॉल करने जरूरी हैं। रिडबर्ग के फार्मूला के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ की कैलकुलेशंस होती है उसका ये फार्मूला था। पी हमें पता है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट है, एन हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिट है। रिडबर्ग की वैल्यू बेटा मैंने आपको बताया था 10⁻⁷ पर मीटर होती है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था एल बी पी बी पी, इस तरह याद रखें। लाइमन
मैक्सिमम के लिए पी की वैल्यू 1 होती है, और इसी तरह बाल्मर के लिए पी की वैल्यू 2 होती है, पास्टन के लिए 3 होती है, ब्रैकेट्स के लिए बी की वैल्यू 4 होती है, और पी फंड सीरीज के लिए पी की वैल्यू 5 होती है। तो इनका पैटर्न याद रखें, बी पी बी पी, इस तरह एल बी पी बी पी, इस तरह याद रखें तो आप लोगों को ये सारी वैल्यूज याद रहेंगी। अच्छा, उसके बाद जो एन की वैल्यू हम पुट करते हैं रिडबर्ग फार्मूला में, वो पी से एक ज्यादा करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास P2 है तो एन की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि एन इक्वल होता है P+1 के। फिर मेरे बेटा मिनिमम वेवलेंथ निकालने का मैंने शॉर्टकट बताया था, फिर मैंने आपको बताया था ना, याद करें, रिकॉल करें कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ज्यादा ऊपर हायर शेल से फर्स्ट में आता है तो वो ज्यादा एनर्जी होगी, मगर उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, ये आपको रिकॉल हो जाएगा जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो बहरहाल मैंने आप लोगों को मिनिमम वेवलेंथ का शॉर्टकट बताया था, पी स्क्वायर ओवर रिडबर्ग कांस्टेंट। अब पी आपको पता है कि लाइमन सीरीज होगी, उसके लिए 1 हो जाएगा। बाल्मर के लिए मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है तो उसके लिए P2 होगा। पास्टन के लिए मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है तो उसके लिए P3 होगा। तो इस तरह आप लोगों ने देख लेना है। मेरे बेटे मैक्सिमम वेवलेंथ का भी मैंने आपको बताया था, एन पी स्क्वायर ओवर रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एन की वैल्यू पी से एक ज्यादा पुट करेंगे। P2 पुट कर रहे हैं तो N3 पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ ब्रैकेट सीरीज के लिए मेरे पास निकालें मिनिमम वेवलेंथ, तो ब्रैकेट के लिए आप देखें ना, पी कितना होता है, LBP BP। ठीक है, तो आप देखें ये चौथे नंबर पे आता है, तो इसके लिए पी की वैल्यू 4 होगी, तो 4 का स्क्वायर, मिनिमम वेवलेंथ थी ना पी स्क्वायर ओवर रिडबर्ग कांस्टेंट, तो पी की जगह 4 का स्क्वायर ओवर रिडबर्ग कांस्टेंट, 4 का स्क्वायर 16, रिडबर्ग कांस्टेंट 10 की पावर 7 होता है, ऊपर जाके 10 की पावर -7 हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, तो इसको हम आगे नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, नैनोमीटर आपको पता है, नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर। मेरे बेटे 10 की पावर -7 मीटर को मैं 100 नैनोमीटर भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये कन्वर्जन करके देख भी सकते हैं। तो ये बहरहाल आप लोगों को रिकैप देना जरूरी था। तो अब हम मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। द इक्वेशन, ये जो रिडबर्ग फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें पी की जगह 4 है, और वो कहता है कि ये इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किससे बिलोंग करती है। एंड वी नो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने रिडबर्ग फार्मूला में पी की जगह अगर 4 है तो ये क्या आप लोगों ने देखना था, कैसे लिखना था, LBP, और आगे फिर क्या आ जाएगा, BP। तो अब आप देखें मेरा बेटा कि ये चौथे नंबर वाली पी की वैल्यू लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, उसके बाद अब आप देख सकते हैं पास्टन के लिए 3 और ब्रैकेट के लिए 4 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर पी मेरा बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये किसके लिए होगा, ये P4 होता है ब्रैकेट सीरीज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या चाहिए, यूनिट ठीक कर लें, ये पर मीटर में है। ठीक है, ये मिस्टेक हुई है, ये पर मीटर में है। तो रिडबर्ग की जी ये वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 पर मीटर। ठीक है, 10 की पावर 7 पॉजिटिव वाला। ठीक हो गया मेरा बेटा। अच्छा जी, उसके बाद आगे वो कहता है अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द लार्जेस्ट वेवलेंथ, तो सबसे बड़ी वेवलेंथ का फार्मूला मेरा बेटा, अब वो आपको कह रहा है कि किसके लिए लार्जेस्ट वेवलेंथ है। तो मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ उसकी लार्जेस्ट होगी जिसका एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस मैंने आपको ना, अब आप रिकॉल करें, मैंने आपको एमडी कैट पास पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले वाली जो स्लाइड थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि एनर्जी डिफरेंस लाइमन सीरीज के लिए सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप हायर एनर्जी शेल्स में जाते हैं ना, हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं, तो एनर्जी का डिफरेंस डिक्रीज होता है। अच्छा, अब लाइमन के लिए सबसे ज्यादा होगा उसका, फिर बाल्मर का, फिर पास्टन का, फिर ब्रैकेट का, और फिर पी फंड का। तो अब आप देखें जिसके लिए हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। मगर वो लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो अब हम लार्जेस्ट के लिए हम देखेंगे कि एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम किसका है, तो वो पी फंड सीरीज का है, क्योंकि ऊपर जाते हुए हमारे पास क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। तो पी फंड सीरीज का हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम है, तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ मेरा बेटा पी फंड सीरीज के लिए हमारे पास होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन एटम के आपको गिवन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल इमिशन लाइंस। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इमिशन लाइंस का मैंने ये शॉर्टकट आपको बताया था। अब आप इसमें देखें हायर शेल आपको कितना गिवन है, 4, और उसने मेंशन नहीं किया। अब यहां से आप देखें ना, 4 से डेफिनेटली उसने 1 में ही आना है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल इमिशन लाइंस का फार्मूला था n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, और सबसे आई एस 4 गिवन है, n की जगह पे 4 पुट करें तो 4 इंटू 4 माइनस वन ओवर टू, सॉल्व करेंगे तो 6 आंसर आएगा। आगे मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इमिटिंग ब्रैकेट सीरीज हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। द लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इमिटिंग ब्रैकेट सीरीज हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बताएं जी।
लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इमिटिंग ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की क्या वैल्यू होगी? अगेन देखें, क्या मैंने लिखाया था, एल बी पी बी पी, इसको याद करें। एल से मुराद लाइमन, बी से मुराद आप देख सकते हैं बाल्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड। तो अब वो आप देख सकते हैं हमारे पास ब्रैकेट का पूछ रहा है, तो इसके लिए पी की वैल्यू कितनी होगी? ब्रैकेट के लिए चौथे नंबर पे आ रहा है, तो पी की वैल्यू 4 होगी। और अगर पी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, हो गया क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है इफ एन एटम एग्जिस्ट इन द एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 6 द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशंस इन अ सीक्वेंस। अब देखो उसने बताया नहीं है कि वो 6 से किस में आएगा, तो वो डेफिनेटली 1 में ही आएगा, मैंने आपको बताया। और उसके लिए नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस का शॉर्टकट है n इंटू एन माइनस वन ओवर टू। अगर वो मेंशन ना करे तो 1 में ही आना होता है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू सिक्स माइनस वन ओवर टू। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा। आगे मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होती है? तो मैक्सिमम वेवलेंथ का हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। बात हो रही है लाइमन सीरीज के लिए, और लाइमन सीरीज के लिए पी की वैल्यू 1 होती है, और पी की वैल्यू अगर 1 है तो एन की वैल्यू से एक ज्यादा हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी? 2। तो इसके अंदर मैं कैलकुलेशन करूंगा मेरा बेटा, आप देख सकते हैं। तो 2 इंटू वन 2 ही आएगा, उसका स्केयर 4 आ जाएगा, और नीचे रिडबर्ग कांस्टेंट 10 की पावर आर की जगह वो आर ही रहने देते, क्योंकि ऑप्शन में भी उसने आर ही रखा हुआ है। और नीचे 2 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो वो 3 आ जाएगा। तो 4/3 इंटू रिडबर्ग। तो ये हमारे पास मेरा बेटा डेल्टा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अगर मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो निकालनी हो तो उसका भी फार्मूला याद रखें, और अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालनी हो तो उसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आई होप अब आप लोगों की काफी प्रैक्टिस हो रही होगी। इस क्वेश्चन में वो कहता है द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटिंग ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो चौथे शेल से दूसरे में आता है, तो हमारे पास वो क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ। तो रिडबर्ग का फार्मूला लगाएं जी। पी हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल होता है, वो कितना है? 2। और एन हमारे पास हायर एनर्जी लेवल होता है, वो कितना है? 4। तो इसकी जगह इनकी वैल्यूज प्लग इन करिए, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं। तो ये देखें, पी की जगह 2, एन की जगह 4, एलसीएम लें। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर लैम्डा क्या? 3r/16। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? 16/3r। इसका उल्टा कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने लेक्चर खुद भी सुनना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आप देखें, बिलीव मी डियर स्टूडेंट, इतनी हाई क्वालिटी आपको पेड सेशंस में भी नहीं मिलेगी, जितना ज्यादा डिटेल लेक्चर्स हमारे हैं। तो अब आप लोगों का भी ये काम है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, कॉलेजेस के ग्रुप में भी शेयर करना है, मैक्सिमम बच्चों तक आप लोगों ने ये चीजें शेयर करनी है, ताकि जो अकेडमीज वगैरह की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी अपना डॉक्टर बनने का ख्वाब देख सकें। इंशाल्लाह जब ये फिजिक्स का और बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको केमिस्ट्री का करवाएंगे, फिर इंग्लिश का करवाएंगे, फिर आप लोगों के लिए एंड गेम्स लेकर आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द गिवन डायग्राम indicates the energy level of a certain atom when the system moves from 2e to e। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2e से e में आता है, तो वो फोटोन जो इमिट करता है, वो जो फोटोन इमिट हो तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। आपसे डिमांड कर रहा है वेवलेंथ फोटोन की बताओ जब ट्रांजिशन होगी 4e/3 से e तक। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट 2e से e में आ रहा है, तो जो फोटोन इमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। आपको वो कह रहा है कि अगर वो 4e/3 से e तक ट्रांजिशन फोटोन इलेक्ट्रॉन करता है, तो उस वक्त वो जो फोटोन इमिट करेगा तो उसकी लैम्डा क्या होगी? उसको मैं लैम्डा प्राइम कह देता हूं। ये वाला जी क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं हायर एनर्जी लेवल कितना है? 2e। 2e से पहले वो e में आ रहा है ना, और लोअर कितना है हमारे पास? e। तो अगर मैं मेरा बेटा यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस का बोर परस्टुलेस के अकॉर्डिंग, हमारे पास हायर एनर्जी कितनी थी? 2e, और लोअर एनर्जी कितनी थी? e। तो इनका जो डिफरेंस है वो फोटोन ऑफ एनर्जी hf की इक्वल होगा। और f की जगह अगर मैं बेटा पुट करता हूं, अगर f की जगह मैं पुट कर देता हूं c/λ, 2e में से e माइनस करेंगे तो e आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दूंगा c/λ से, तो यहां से लैम्डा मेरे पास कितना आ जाएगा? hc/e, ये वाला। अच्छा, अब मेरे बेटा आप लोग देखें, हमसे डिमांड क्या की जा रही है? जब 4e/3 से ई वाली एनर्जी स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन आता है, उस वक्त वो जो फोटोन इमिट करता है उसकी वेवलेंथ बताओ। तो मैं क्या काम करूंगा, अब मेरे पास एनर्जी का डिफरेंस 4e/3, ये हायर एनर्जी शेल था, और नीचे लोअर कितना आया? ई में। तो इनका डिफरेंस किसके इक्वल होगा? फोटोन एच एफ के। और एच एफ को मैं कर देता हूँ c/λ प्राइम, क्योंकि अब जाहिर है अब जो वेवलेंथ इमिट हो रही है वो लैम्डा प्राइम है। तो यहां से अब आप लोग लैम्डा प्राइम को पहले 4e/3 माइनस ई का एलसीएम ले लें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। यहां से अब लैम्डा प्राइम निकाल लें आप, ये उधर चला, इसको लैम्डा प्राइम को आप सेपरेट करेंगे तो मेरा बेटा ये वाली वैल्यू आएगी। इसमें से भी अब hc/e आप देखो लैम्डा की इक्वल है, तो hc/e की जगह पे क्या आ जाएगा? लैम्डा। तो लैम्डा प्राइम किसकी इक्वल आ जाएगा? 3 टाइम्स लैम्डा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 4e/3 से e में आएगा तो वेवलेंथ 3 टाइम्स ज्यादा होगी। अब क्यों ज्यादा होगी, मैंने उसकी रीजन भी आपको बताई हुई है। जब वो 2e से e में आ रहा था तो एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा था, फोटोन जो इमिट हो रहा था उसकी एनर्जी ज्यादा
थी और वेवलेंथ कम थी, मगर उसकी एनर्जी ज्यादा थी और वेवलेंथ क्या थी, कम थी। मगर जब वो ये 4e/3 से ई में आया तो अब आप देखिए एनर्जी का डिफरेंस कम है, क्योंकि अब वो ऊपर वाले शेल से ही नीचे आ गया। एनर्जी कम होने से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। तो अब आप देख सकते हैं वेवलेंथ 3 टाइम ज्यादा है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर की वेवलेंथ वैसे ही याद रख लें 656 नैनोमीटर होती है। उसके बाद मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मैंने आपको बताया था ना बैंड स्पेक्ट्रा पढ़ाते हुए कि बैंड स्पेक्ट्रा की एग्जांपल कौन सी होती है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। दोबारा रिकॉल देता हूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एग्जांपल थी हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रा की ब्लैक बॉडी थी, और बैंड स्पेक्ट्रा की एग्जांपल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा थी। तो यही वो पूछ रहा है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा किसकी एग्जांपल में आएगा, तो ये बैंड स्पेक्ट्रा की। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये मैंने आपको अभी बताया बेटा, कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास इसकी एग्जांपल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन आता है। उसके बाद इन जनरल द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा कितने हैं, 3, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज द वैल्यू ऑफ एन। अब पास्चन सीरीज को आप थोड़ा सा रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था कि एल बी पी बी पी, इसको याद कर लें, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। अब मैं जितनी दफा आपको बता रहा हूँ आई होप आपको रिकॉल हो रहा होगा। तो पास्चन के लिए हमारे पास पी की वैल्यू कितनी होती थी, 3, तो उससे एक बढ़ाएंगे एन कितना हो जाएगा, एन पी प्लस 1, तो वो 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ का फार्मूला बताया था, पी स्क्वायर ओवर रिडबर्ग कांस्टेंट। मिनिमम वेवलेंथ किसी भी सीरीज की निकालनी हो तो ये शॉर्टकट याद रखें। अब पी की वैल्यू लाइमन पहले नंबर पे आता है तो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर ओवर रिडबर्ग कांस्टेंट, तो ये 1/r डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन इनविजिबल रीजन। तो मेरे बेटे अगर आप इनका पैटर्न लिखो ना, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, तो अगर आप पी फंड, लाइमन अल्ट्रावायलेट में होता है, बाल्मर बाल्मर विजिबल में होता है, बाकी पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड ये सारे इंफ्रारेड हैं। तो अब सिर्फ विजिबल में बाल्मर है, अल्ट्रावायलेट भी इनविजिबल है, और ये तीनों इंफ्रारेड भी इनविजिबल है, ठीक है। तो बाल्मर को छोड़ दें, बाल्मर बाल्मर जो है ये विजिबल में है। इसके अलावा लाइमन और पास्चन ये दोनों जो है ना, हाँ जी, ये जो दोनों हमारे पास है ये किस में आ जाएंगे, इनविजिबल में। हो गया क्लियर। तो यहाँ पे इसको ये सी ऑप्शन करना चाहिए था, ठीक है, ए एंड सी। अच्छा जी, उसके बाद आगे अगर आप देखें द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो वो लाइमन सीरीज के लिए पूछ रहा है। मैं लेक्चर के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया हूँ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ की रेशियो का शॉर्टकट बताया था, एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो मेरा बेटा अब लाइमन सीरीज के लिए पूछ रहा है, तो लाइमन के लिए पी कितना होता है, 1 पहले नंबर पे आता है, तो एन कितना हो जाएगा, 2। तो आप शॉर्टकट फार्मूले में बस वैल्यूज ही पुट करनी है और आंसर निकाल लो, ठीक है, निकल जाएगा आंसर। ये देखो 2 का स्क्वायर 1, 2 का 4 माइनस 1 3, तो ये आप देखेंगे 4/3। उसके बाद आगे वो कहता है इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट इमिट्स अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो उसने बता दिया इतने जाउल एनर्जी इमिट होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मेरा बेटा एनर्जी का फार्मूला होता है ना HF, तो यहाँ से उसने एनर्जी आपको बता दी है। फ्रीक्वेंसी सेपरेट कर लें, E/H, एनर्जी कितनी थी 6.63 10⁻⁻17, और एच की वैल्यू भी लिखें 6.63, 6.3 से कट गया, 10⁻⁻34 -17 में प्लस होगा तो 10⁻17 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट इमिट्स रेडिएशन एनर्जी, उसने बता दी इतनी इमिट्स होती है, वेवलेंथ। अब पिछले ही क्वेश्चन है बस वेवलेंथ पूछ रहा है। तो अब एनर्जी को रिप्लेस कर दें, HF होता है ना, F की जगह C/λ करें, और इनकी लैम्डा को सेपरेट करें, वैल्यूज प्लग इन करें। H की जगह 6.63, E की जगह 6.63 10⁻⁻2 जो गिवन है, H की जगह प्लांक्स कांस्टेंट, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8, ये 6.3 से कट गया, 10⁻⁻2 ऊपर ऐड हो जाएगा, तो 10⁻34 प्लस 10⁻10, ठीक है। तो ये आप देखें -34 में प्लस 10 करेंगे तो -24, तो 3 × 10⁻24 मीटर इसका आंसर आएगा, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन विच पास्चन सीरीज लाइज, तो ये हमें पता है बेटा इंफ्रारेड में लाई करती है। आगे वो कहता है बाल्मर सीरीज के अंदर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रेडिएशन वो ऑब्टेन होती है। तो बाल्मर सीरीज में आपको पता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, बाल्मर सीरीज में अगर आप देखो ना, लाइमन, बाल्मर, बाल्मर दूसरे नंबर पे आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर शेल से दूसरे में आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों ने
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेटा निकालनी है तो मैंने आपको बताया था कि एन इन्फिनिटी होना चाहिए। इन्फिनिटी से जब दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी, मतलब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ कम हो जाएगी। ये सारी चीजें मैं आपको लेक्चर में बता कर आया हूँ। द स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट ऑब्टेन फ्रॉम एक्साइटेड गैसेज, तो एक्साइटेड गैसेज से बेटा हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा आता है। उसके बाद विच ऑफ द फोटोन इमिटेड बाय फॉलोइंग सीरीज हैज ग्रेटर स्पीड, तो बेटा बाल्मर हो, लाइमन हो, पास्टन हो, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से सारी ट्रेवल करती हैं, इस वजह से इन तमाम की स्पीड सेम है। आगे वो कहता है रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने बताया था ई नॉट ओवर एच सी ओ, तो ये भी मैं लेक्चर में बता कर आया हूँ। वैल्यू ऑफ वन एंगस्टन, ये बेटा मैं पता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। द रिजल्ट ऑब्टेन बाय बाल्मर फ्रॉम द हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन वर एक्सप्रेस्ड इन 1896 बाय जे रिडबर्ग इन द मैथमेटिकल फॉर्म, तो रिडबर्ग की बेटा आपको मैं भी बता कर आया हूँ। वो उसके लिए आप देख सकते हैं 1/λ/h इक्वल हमारे पास होता है। अब ये किसके लिए पूछ रहा है, बाल्मर के लिए, और वो दूसरे नंबर पे आता है। पी की वैल्यू 2 होनी चाहिए और इधर 2 किसी में भी नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज। आगे वो कहता है वाज आइडेंटिफाइड इन द सन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी बिफोर इट वाज रिकवर्ड ऑन अर्थ, तो ये हीलियम की बेटा बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन द एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 10 द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन, तो अगर वो 10 शेल से, अब वो मेंशन नहीं कर रहा किस में आ रहा है, तो वो 1 में ही आ रहा है, तो 10th शेल से जब वो 1 में आएगा तो उसके लिए हमने उसकी नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे निकालनी, शॉर्टकट बताया था n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, एन की जगह 10 इंटू 9/2 करेंगे तो 45 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है पी फंड सीरीज किस रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड में लाई करती है। इफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ओनली सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन, तो वो हमारे पास बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में सिर्फ विजिबल रीजन में लाई करती है। अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी बिलोंग टू, तो जी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें होगी, पी फंड सीरीज में। स्मॉल इसकी वेवलेंथ सबसे, आप बताएंगे कि इसकी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, एनर्जी भी इसकी स्मॉलेस्ट होगी और वेवलेंथ इसकी क्या होगी, मैक्सिमम। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बिलोंग टू, तो ये बेटा आपको मैंने बता दिया कि आप इसमें लाइमन सीरीज में आप देख लें, ई मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, मोमेंटम मैक्सिमम होगा, मगर वेवलेंथ मिनिमम होगी, ठीक है लाइमन में। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आता है, तो इसलिए इसके पास एनर्जी भी मैक्सिमम, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है मोमेंटम के साथ, तो ये हमारे पास वेवलेंथ सिर्फ मिनिमम होगी। ये चीजें सारी नोट रखें। When an electron drops from a higher orbit n equal to 3 या 3 से बड़े से to n equal to 2, the spectral lines produce फॉल इन दी रीजन, तो वो बाल्मर में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से सेकंड में आ रहा है तो दूसरे नंबर पे तो बाल्मर सीरीज आ रही है ना। आगे वो कहता है द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन फील्ड डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये बेटा लाइन स्पेक्ट्रम होता है गैसेस के अंदर से। इफ एन एटम एग्जिस्ट इन द एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 8, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन, तो उसका शॉर्टकट इतनी दफा बताया n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, एन की जगह 8, 8 इंटू 7/2 करेंगे 56/2 28 हो जाएगा। तो आगे डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि बोर के एटॉमिक मॉडल में से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। जी तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने लगे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में से एमडी कैट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए, ये फार्मूलाज मैं अभी भी बता कर आया हूं कि nth ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका रेडियस निकालने का ये वाले रिलेशन था, और इसमें एन स्केयर के अलावा बाकी ये तमाम चीजें कांस्टेंट है, जो कि R1 इसको हम कहते हैं, और R1 की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। तो nth ऑर्बिट में अगर आप लोगों ने रेडियस निकालना है, किसी भी ऑर्बिट में अगर आप लोगों ने एटम का रेडियस निकालना है, तो Rn इक्वल टू एन स्केयर इंटू R1, एन स्केयर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। सेकंड ऑर्बिट की अगर बात करें तो उसका रेडियस एन की जगह 2 लिखेंगे, 2 का स्केयर 4 टाइम हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से। तीसरे ऑर्बिट का 9 टाइम हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इसको देखना है। बाकी मेरा बेटा किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालने का रिलेशन भी आपके सामने मैंने दोबारा से लिख दिया है, और आपको पता है कि मैं बता कर आया हूं एन के अलावा बाकी सारे कांस्टेंट हैं, इसको हम V1 कहते हैं, और V1 का वैल्यू भी मैंने आपको बताया था, याद रखना है। पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है वो 2.2 10⁻6 होती है, और एन के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे, आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, स्पीड इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी। nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, और ये सारे कांस्टेंट है, और इसको हम ई नॉट कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई नॉट का वैल्यू होता है मेरा बेटा, और साथ में इसके नेगेटिव भी लगा हुआ है, और एन हमें पता है ऑर्बिट नंबर है।
उसके बाद nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी मेरा बेटा आप लोगों के सामने है, -2 E0/n²। याद रखें जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव साइन है। इसी तरह मेरा बेटा आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, nth ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है और काइनेटिक एनर्जी का भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया हुआ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है। ठीक है मेरा बेटा, ये रिलेशन आप लोगों ने याद रखना। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, टोटल एनर्जी का वही फार्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी का, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में, टोटल एनर्जी नेगेटिव में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये अट्रैक्शन की वजह से होती है, ये भी नेगेटिव है। अब टोटल एनर्जी चूंकि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव आता है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आप काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होता है, ये याद रखें। जितनी टोटल एनर्जी उतनी काइनेटिक होगी, मगर काइनेटिक पॉजिटिव में होगी। ये भी मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो 2:1 होता है। तो ये बहरहाल डियर स्टूडेंट चंद रिलेशंस हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख कर रखना है। E0 की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, और ये काइनेटिक एनर्जी का भी एन के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये वाले रिलेशन बहरहाल आप लोग एक दफा रिकॉल कर लें। और अभी अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अब पहले क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल रिलेशन फॉर दी, ये स्पीड नहीं, ये रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल। तो रेडियस का आर एन का मैंने आपको रिलेशन अभी ये बताया था मेरा बेटा, n²h²/4π²m×k⁻²। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हेन डिड नील बोहर प्रपोज थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये डियर स्टूडेंट्स ने 1913 में की थी प्रपोज। अगे वी एन, nth ऑर्बिट में स्पीड हमने निकालनी है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे n बढ़ाएंगे ये स्पीड हमारे पास क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का थर्ड एनर्जी स्टेट में, तो n की जगह 3 पुट कर दें। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम NH/2 होता है, और ये n हमारे पास यहाँ पे n की जगह पे बेटा आप जब 3 पुट करेंगे तीसरे ऑर्बिट के लिए, तो 3H/2 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट वेयर इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 1/3। अच्छा, अब अगर उसकी वेलोसिटी 1/3 हो रही है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि वेलोसिटी और एन का इनवर्स रिलेशन है। वेलोसिटी 1/3 तभी होगी जब एन की वैल्यू 3 होगी, मतलब ये थर्ड एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। अब थर्ड ऑर्बिट में हमने इसका क्या निकालना है, रेडियस। ठीक है, तो रेडियस का रिलेशन क्या एन हमें पता चल गया, और रेडियस होता है nth ऑर्बिट में n² × r1। एन हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 टाइम्स हमारे पास इसका रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, आगे वो कहता है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओनली दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो डियर स्टूडेंट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता, ये सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH/2 आगे वो कहते हैं इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी में, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज। और टोटल एनर्जी भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज। क्योंकि देखें ना इनके साथ नेगेटिव आ रहा है, एन बढ़ने से टोटल एनर्जी भी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी एन बढ़ने से। क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये ऊपर जाते हुए लेस नेगेटिव होंगी, मतलब इंक्रीज होंगे। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। टोटल एनर्जी ऑफ एन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी बेटा हमेशा लेस देन 0 होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं टोटल एनर्जी के साथ ये नेगेटिव साइन आता है, तो इसलिए ये लेस देन 0। आगे वो कहता है द इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी इतनी, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो मेरा बेटा उसके अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में ये है ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन को एटम में से रिलीज करवाना है तो आपको एनर्जी इतनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये हमारे पास 13.6 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है वो बता रहा है आपको कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन की लोएस्ट जो एनर्जी है ऑर्बिट में, जो उसकी एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इतनी एनर्जी आपको दे के उसको रिलीज करवाना पड़ेगा, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस में। आगे वो कहता है द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो मेरा बेटा जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी ही टोटल एनर्जी होती है, मगर टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, इनकी रेशियो लेंगे, तो डेफिनेटली 1:-1 ठीक है, तो ये आ जाएगा। आगे कहता है विद द इंक्रीज इन क्वांटम नंबर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्टिव एनर्जी लेवल। तो ये मैंने आपको बताया था कि मैंने वो आपको लेक्चर की लास्ट स्लाइड में बताया था कि जैसे जैसे आप शेल्स बढ़ते जाएंगे तो आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट्स जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होगी, और जो एनर्जी का डिफरेंस है वो डिक्रीज होता है हर शेल्स में।
द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इन इट्स थर्ड ऑर्बिट इज, थर्ड ऑर्बिट की उसने एनर्जी बता दी है। द एनर्जी इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मेक ट्रांजिशन टू द सेकंड ऑर्बिट। मेरा बेटा ये आप लोगों के पास nth ऑर्बिट में एनर्जी का फार्मूला है। आपको उसने बता दिया है कि थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है। आप लोगों ने n की जगह 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो -1.5 आए। और सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, n की जगह 2 पुट करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेसिकली वो आपसे पूछ क्या रहा है, आप लोगों से वो थर्ड द एनर्जी इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव ट्रांजिशन टू द सेकंड ऑर्बिट, थर्ड से सेकंड में लेकर आना है। तो आप लोग इनका डिफरेंस ले लें, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस ले लें। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी -1.5, सेकंड में -3.4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे मेरा बेटा तो 1.89 आएगी, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। आगे वो कहता है द रिलेशन फॉर ई नॉट, तो ई नॉट में आपको मैंने बताया हुआ है मेरा बेटा, ये ई नॉट सारा इसके इक्वल है, इसमें से सिर्फ एन स्क्वायर को आप छोड़ दें, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स आप देखते हैं द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड एंड द इंटीजर एन इज, तो इंटीजर एन हमारे पास क्या होगा, तो द ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड, ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन के क्वांटाइज्ड है, एंड द इंटीजर एन इज कॉल्ड, तो एन को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारे पास क्वांटम नंबर है। अच्छा आगे वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ फिफ्थ रेडियाई फॉर हाइड्रोजन एटम इज, फिफ्थ रेडियाई की, तो बेटा ये देखो आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर वन होता है, एन की जगह 5 पुट करें तो 5 का स्क्वायर 21 और आर वन कितना 0.053। फॉर एन इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच ओवर 2 पाई, और एन की जगह 4 पुट कर दें तो 4h ओवर 2 पाई, जो कि 2h ओवर पाई आ जाएगा सॉल्व करके, और ये बीटा ऑप्शन में है। एन इक्वल टू 4 के लिए एनर्जी वो पूछ रहा है, ये वैसे मैंने आपको वो हर ऑर्बिटल की एनर्जी बताई भी थी अलग अलग। बहरहाल आप इस फार्मूला से भी एन की जगह 4 पुट करें, 4 कर से 16, 13.6 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, 4 के लिए एनर्जी की वैल्यूज डायरेक्टली याद कर लें, तो ये हमारे पास डेल्टा है। अच्छा आगे वो नेक्स्ट कह रहा है सेकंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी होगी, अगेन वही बार बार एमसीक्यूज आ रहे हैं। एन की जगह 2 पुट करें, 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 3.4, तो ये मैं आपको लेक्चर में समझा कर आया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज को याद कर लें। आगे वो कहता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट एन विद एनर्जी ई एन मेक्स अ ट्रांजिशन टू अ लोअर एनर्जी स्टेट पी विद एनर्जी ई पी, देन द एनर्जी ऑफ रेडिएटेड फोटोन मस्ट बी इक्वल टू, तो वो तो ज़ाहिर है बेटा हमें पता है कि हायर से लोअर की तरफ आते हुए ई एन माइनस ई पी होगी। आगे वो कहता है इन द रिलेशन, इस रिलेशन में ई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो मेरे बेटे इसको याद रखें, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और 2.1 या 2.2 10 की पावर -18 जाउल में होती है। द रिलेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास -1/2 होता है, 1/2 को 0.5 भी कह सकते हैं, के ई स्क्वायर ओवर आर एन। आगे नेक्स्ट वो कहता है द रिलेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल, तो ये बेटा हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन -ke/r/n होता है। आगे वो कहता है द रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, तो काइनेटिक एनर्जी का भी हमें पता है ke²/2r/n होता है, 1/2.5 हो जाएगा, तो अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन फॉर बोहर रेडियाई फॉर हाइड्रोजन एटम, तो बेटा बोहर रेडियाई के लिए जो हमारे पास रिलेशन है वो ये है, ये आपको ऑलरेडी भी पता है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बता कर आया हूं मैं बेटा पहले, पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी का, इनके रेशियोज ले लें तो -2:1 होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है। The electron of hydrogen atom is present in the 3.4 electron volt energy state. Will the angular momentum an odd or even integral multiple? तो मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्बिटल एनर्जी है जिसके लिए n इक्वल टू 2 होता है, ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है मेरे बेटा, और n की वैल्यू 2 है, वहां पे अब एंगुलर मोमेंटम हमारे पास NH/2 पाई होता है, n की जगह 2 पुट करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि n हमारे पास इवन है यहाँ पे। नेक्स्ट वो कहता है इन कंट्रास्ट टू ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, तो बेटा पहले तो आपको मैं चंद चीजें दोबारा रिवाइज करवाऊं, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का डबल होती है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन में पॉजिटिव होता है, टोटल एनर्जी में नेगेटिव होता है, वैसे इनके फार्मूला सेम है। और ये फैक्ट याद रखें जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास मेरा बेटा एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल द वैल्यू ऑफ R1, तो ये R1 की वैल्यू 0.053 ए नॉट भी है, और इसको 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 भी लिख सकते हैं। ए नॉट 10 की पावर -10 होता है, साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये आंसर आ जाएंगे बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द अमाउंट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी वो बता रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से उसको क्या किया गया डियर स्टूडेंट, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड किया गया। तो इधर अगर आप देखें ना तो ये आपके पास एनर्जी का रिलेशन था -13.6/n² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्स्ट ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो एन की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये रिलेशन होगा। अब यहाँ पे अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूं तो उसमें एनर्जी के हमारे पास -3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो डियर स्टूडेंट थर्ड ऑर्बिट की अगर बात करें तो -1.5 होगी। अब बेसिकली जो उसने आपको ये बताई है ना कि 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी दे के एक्साइटेड किया गया है, तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में उसको लेकर के आए हैं हम। अब देखें ना मैं थर्ड और फर्स्ट का अगर लेता हूँ एनर्जी का डिफरेंस तो वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये बेसिकली थर्ड ऑर्बिट में उसको एक्साइट करवाया गया ग्राउंड लेवल से। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो आगे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछनी है हमने, तो एन इंटू n-1/2 होता है, एन की जगह 3 पुट करें, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 3 इसमें से आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास 3 आ जाएंगी। जब उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी ना इलेक्ट्रॉन को 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो फर्स्ट से थर्ड में जाएगा। तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिट होंगी, वो 3 होंगी, क्योंकि देखो ना एन की वैल्यू 3 है। तो आगे वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो बेटा। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का वो ग्राफ पूछ रहे हैं, इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, आपको पता है ना, E = Hf। तो E हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन, E = F। तो यहां से इनके दरमियान हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अच्छा जी, आगे वो बेटा बताते हैं एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फिफ्थ एनर्जी स्टेट में कितना होगा। तो एन की जगह 5 पुट कर दें तो 5h/2 पाई। आगे वो कहता है द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज v इफ द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एनर्जी स्टेट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, अब आपको पता होना चाहिए कि किस एनर्जी लेवल की ये है। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इनको डायरेक्ट याद कर लें। तो ये चौथे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है -0.8। तो एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो एन अगर 4 है तो वेलोसिटी वहां पे कितनी हो जाएगी, v/4, क्योंकि v और एन का इनवर्स रिलेशन है। अच्छा आगे मेरे बेटा देखे रेडियस हाइड्रोजन एटम का हमने बताया, ये अभी मैं करवा कर आया था 0.53 A0 या 0.053 नैनोमीटर, ठीक है, ANC। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी लेवल हाइड्रोजन एटम को बता दी, n = 1 to 3 द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से उसको डियर स्टूडेंट्स उसको एक्साइट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आप लोगों के पास एनर्जी का रिलेशन है। तो यहां से आप देख सकते हैं एन की जगह 1 पुट करें आप तो ये आ जाएगा -13.6। सेकंड में अगर जा रहे हैं तो एन की जगह 2 पुट करें, अब इनका डिफरेंस ले लें तो आप लोगों के पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। मतलब ये कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहले ग्राउंड स्टेट है उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। तो ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए आपको पहले अगर En है ना तो E1 आ गया और फिर आप लोग E2 निकाल लें। तो E1 से E2 में जाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा अगर आप देखें द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट n = 4 इन हाइड्रोजन एटम। तो n = 4 पे उसकी एनर्जी आप लोग निकाल लें। ये वैसे मैंने आपको बार बार कहा है बेटा, ये याद कर लें। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो यहां से आप देख लें n = 4 के लिए कितनी चाहिए, -0.8, ठीक है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट। तो स्पीड के लिए भी आप देख लें v/n होता है, n की जगह 2 पुट करें और v कितना है 2.2 10⁶। तो बस इसको सॉल्व कर लें, 2.2 को 2 पे डिवाइड करें 1.1 आगे 10⁶, ठीक है। तो ये मेरा बेटा मैंने आप लोगों को, बिलीव मी बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी, इतना डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया ना, इससे बाहर अब कुछ भी नहीं आएगा। आप लोगों ने अब इसको अच्छे से तैयार करना है, खुद भी लेक्चर सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी शेयर करें। और डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। एक हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का रह गया, एक फ्लूइड डायनामिक्स का, थोड़ा मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट्स देने हैं और साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इंशाल्लाह 3 मैक्सिमम 3
3 या 4 लेक्चर्स और होंगे और आप लोगों की जो फिजिक्स है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एमडी कैट सिलेबस 2025 इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही आप लोगों को हम बायो का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, वो भी बस एक वीक के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको केमिस्ट्री और इंग्लिश स्टार्ट करवा दी जाएगी और आप लोगों को मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज टेस्ट से पहले पहले करवाए जाएंगे। अब इतना कुछ हम आप लोगों को, इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टोटली फ्री दे रहे हैं, तो आप लोगों का भी अब ये फर्ज बनता है कि इनको दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें अपने कॉलेजेस के ग्रुप वगैरह में। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।